Hey guys, welcome back to Humanities Corner. Hope you and all yours are doing well. तो यार आज के वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 राइटिंग इन सिटी लाइफ पढ़ने वाले हैं. टेक्निकली यार ये हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा बिकॉज एनसीईआरटी में जो हमें पहला चैप्टर दिया हुआ है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द टाइम उसे सीबीएसई ने अपने सिलेबस से डिलीट कर दिया है. तो इसी चैप्टर से हमारी क्लास 11th की हिस्ट्री की जर्नी स्टार्ट होने वाली है जिसे आज हम इस लेक्चर में डिस्कस कर रहे होंगे. तो यार बेसिकली एक वन शॉट लेक्चर होने वाला है जिसमें इन डिटेल मैं आपको सभी टॉपिक्स को पढ़ाने वाली हूँ. ये जो पीपीटी मैंने यूज़ करनी है इसमें ऑलमोस्ट आपकी 80 to 90% एनसीईआरटी कवर्ड है. सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें हैं. इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. आपने बस एक छोटा सा काम करना है, आपने पेन पेपर ज़रूर से साथ में लेके बैठना है ताकि जब हम पढ़ रहे हों हम शॉर्ट नोट्स बनाते चले हर टॉपिक के, सो दैट हमें बाद में इस चैप्टर को रिकॉल करने में आसानी हो और एक क्रोनोलॉजी माइंड मैप टाइप बन जाए हमारा. ठीक है, सो दैट वाज द इंट्रोडक्शन. अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को. तो यार ये जो हमारा चैप्टर है राइटिंग इन सिटी लाइफ, इसमें बेसिकली हम मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे जो आज से हज़ारों साल पहले, जो आज का हमारा प्रेजेंट डे इराक वाला एरिया है, मेडिटेरियन सी के आसपास, वहाँ पे एग्जिस्ट किया करती थी. ठीक है, अभी इतना याद रखो. इसको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे कि सिविलाइजेशन क्या होती है, मेसोपोटामिया एग्जैक्ट लोकेशन वगैरह, वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे. ठीक है, अब हमें चैप्टर नंबर 1 नहीं पढ़ना है लेकिन हमें उसका थोड़ा सा बैकग्राउंड पता होना चाहिए, तभी हम सेकेंड चैप्टर को कनेक्ट कर पाएंगे. ठीक है, तो यार जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था उसमें बेसिकली हमें ह्यूमन एवोल्यूशन की स्टोरी बताई गई है. ठीक है, हम सब ने सुना है कि हमारे पूर्वज बंदर थे. आज जिस फॉर्म में हम एग्जिस्ट करते हैं, 2 हाथ पैर, इस तरीके से हम पैदा नहीं हुए थे. सॉरी, पैदा तो इसी तरीके से हुए थे. इनिशियली हम अर्थ के ऊपर इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं हुए थे. एक बहुत लंबे स्पैन ऑफ डेवलपमेंट के बाद आज हम इस फॉर्म में आया. तो एप से लेके ये जो होमो सेपियन, अगर मैं साइंटिफिक वर्ड बोलूँ, ये जो ह्यूमन बीइंग की जो ये हमारी डेवलपमेंट हुई है, इसी के बारे में फर्स्ट चैप्टर में बताया गया था. हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि बाय 10,000 BCE ये जो हमारा ह्यूमन एवोल्यूशन का प्रोसेस था ये ख़त्म हो गया था. ठीक है, अब यहाँ पे 3 पॉइंट सबसे इम्पॉर्टेंट है. सबसे पहले ह्यूमन जब एग्जिस्ट कर रहा था, मतलब आ गया था ऑब्वियसली अर्थ पे, तो उसे सर्वाइव करने के लिए उसके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं थे. वो क्या करता था, वो हंटिंग करता था कि जो भी एनिमल्स होते थे उनको मार के खा लेता था. ठीक है, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम उसे रियलाइज़ होता है कि हंटिंग एक सस्टेनेबल ऑप्शन नहीं है. ठीक है, तो वो क्या करने लगता है, वो नोमैडिक हर्डिंग करने लग जाता है, यानी एनिमल्स को रियर अप करने लग जाता है. फॉर एग्जांपल शीप्स को, गोट्स को, उनसे जो भी मिल्क प्रोडक्ट्स मिलते थे उनसे लेके वो सर्वाइव करने लग जाता था. ठीक है, तो पहले हंटिंग की, नोमैडिक हर्डिंग की. इन दोनों स्टेज तक जो ह्यूमन बीइंग था वो एक जगह पे सेटल नहीं हुआ था, वो इधर से उधर, उधर से इधर घूम ही रहा था. ठीक है, थर्ड हमारी स्टेज आती है डिस्कवरी ऑफ एग्रीकल्चर. जब वो एग्रीकल्चर को इन्वेंट कर लेता है, उसके बारे में पता कर लेता है, तो अब वो एक जगह पे सेटल हो जाना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, कहाँ पे सेटल होगा एग्रीकल्चर के लिए, रिवर वैलीज के पास. तो जब ह्यूमन बीइंग एग्रीकल्चर डिस्कवर कर लेता है और रिवर वैलीज के पास सेटल डाउन हो जाता है, वहीं से हमारी सिविलाइजेशन एग्जिस्टेंस में आती है. ठीक है, आया समझ में, सिविलाइजेशन यानी सभ्यता. अब वो वहाँ पे सभ्य तरीके से उसने अपने रहने के संसाधन इकट्ठे कर लिए, तरीके उसने देख लिए हैं कि एग्रीकल्चर करके हम सर्वाइव कर सकते हैं, शेल्टर बना लिया है, झोपड़ी बना लिया है, तो अब वो सभ्य बन गया है, इसीलिए उसने अपनी सिविलाइजेशन बना ली है. ठीक है, ओके भाई. अब सबसे सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है कि क्या मेसोपोटामिया ही एक ऐसी सिविलाइजेशन थी? तो नहीं, ऐसी बहुत सारी सिविलाइजेशंस एग्जिस्ट करती थी. मेजर हमारी 4 एंशिएंट सिविलाइजेशन है. पहली हमारी इजिप्ट में थी, कहाँ पे, नाइल रिवर के पास. सेकेंड हमारी मेसोपोटामिया है जो कि आज के टाइम के इराक वाले एरिया में थी. ठीक है, थर्ड हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन है. अच्छा, इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में तो सुना होगा ना, हड़प्पा, मोहनजोदारो करके, है ना. इवन ऋतिक रोशन की एक मूवी भी है मोहनजोदारो, है ना. हमने पढ़ा है कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट में आज से हज़ारों साल पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी जो बहुत डेवलप्ड थी, एडवांस थी, एजुकेटेड भी थे. हम उनकी टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं, हम उनके ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं. याद आ रहा है कुछ 6th 7th 8th के अंदर हम पढ़ के आए हैं काफ़ी बार इस चीज़ के बारे में, बहुत बार न्यूज़ में भी आता रहता है ना. तो हमें थोड़ा सा आइडिया लग गया है. एंड एक फोर्थ और सिविलाइजेशन थी जो चाइना में येलो रिवर के ऊपर एग्जिस्ट किया करती थी.
ठीक है, तो यही था फर्स्ट स्लाइड के अंदर। हमें क्या याद रखना है कि बाय 10,000 BC ह्यूमन एवोल्यूशन एंड हो गया था। पहले वो हंटिंग करता था, देन केम नोमैडिक हर्डिंग, उसके बाद एग्रीकल्चर जब उसने इन्वेंट कर ली, डिस्कवर कर ली, तो वो सेटल डाउन हो गया और वहीं से हमारी सिविलाइजेशंस एग्जिस्टेंस में आई। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं BCE में CE में, तो बेसिकली एक नंबर लाइन की तरह, ठीक है, जो हमारा 0 होता है वो है जीसस क्राइस्ट का बर्थ, और जीसस क्राइस्ट के बर्थ से पहले जो भी इवेंट्स हुए हैं वो है BC यानी बिफोर क्राइस्ट एरा, और जो इसके बाद हुए हैं उन्हें हम AD कहते हैं, एनो डोमिनी भी कहते हैं, CE भी कहते हैं, यानी आफ्टर क्राइस्ट एरा। तो अभी जो हम स्टोरी पढ़ रहे हैं ह्यूमन एवोल्यूशन की, मेसोपोटामिया की, ये सब बिफोर क्राइस्ट एरा से पहले हो रही है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो इस स्लाइड पे हमें सिविलाइजेशन को बेसिकली डिफाइन किया गया है, लेकिन उससे पहले 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पुटअप होते हैं। पहला कि हम सिविलाइजेशंस के बारे में क्यों पढ़ रहे हैं। सिंपल से आंसर है कि अपने पास्ट के बारे में जानने के लिए, अपने एंसेस्टर्स के बारे में जानने के लिए। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन पुटअप होता है कि हमें इन सिविलाइजेशंस के बारे में कैसे पता चला, मतलब व्हाट इज द सोर्स ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब मतलब या कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें एक प्रॉपर कंपाइल्ड रिटन डॉक्यूमेंट मिला है, जैसे कि हमारे पास रामायण और महाभारत के केस में। ठीक है, इनमें ऐसा नहीं है, बिकॉज अभी तो ह्यूमन इवॉल्व हुआ है ना, राइटिंग तो अभी तक डेवलप भी नहीं हुई है। धीरे धीरे वो अपने आप को एजुकेट करता है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर डेवलप होने लगता है। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हाँ, हमें रिटन रिसोर्सेज मिले हैं, रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। इन केस ऑफ मेसोपोटामिया हमें एक पूरी लाइब्रेरी मिली है जिसमें सारे ये डॉक्यूमेंट्स हमें अच्छे से रिकॉर्ड डेटा की फॉर्म में मिले हैं। ठीक है, तो बेसिक एविडेंसेस, सबसे बेसिक एविडेंस है कि वो बिल्डिंग, वो स्ट्रक्चर आज तक एग्जिस्ट करते हैं। जो लोग थे वो चले गए, काफ़ी रीजन से बोला जाता है कि कुछ फ्लड आ गई इसलिए लोग वहाँ से एग्जिट कर गए, कुछ बोले जाते हैं कि इन्वेडर्स आ गए, इन केस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वो इसीलिए वहाँ से चले गए। तो वहाँ पे लोग तो नहीं रहते, लेकिन वो स्ट्रक्चर्स आज तक अभी तक वहीं पे है। तो जब रिसर्चर्स की टीम जाती है, उनको एक्सकेवेट करती है, तभी तो हमने देखा ना वो प्रॉपर इमेजेस हैं हमारे पास इसीलिए। ठीक है, तो अगर हम एविडेंसेस की बात करते हैं तो हमें बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं। मेजर एविडेंसेस इंफ्रास्ट्रक्चर है, टूल्स हमें मिले हैं, पोएट्री मिली है, ऑर्नामेंट्स मिले हैं, इसके अलावा सील्स मिली है काफ़ी सारी। ठीक है, जिसको हम आगे डिटेल में पढ़ रहे होंगे, और हाँ रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं। ठीक है, लेकिन रिटन डॉक्यूमेंट्स की कमी है, बिकॉज अभी तक जब ये स्टार्ट होने लगी सिविलाइजेशन, राइटिंग डेवलप नहीं हुई थी। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ जो बहुत इंटरेस्टिंग है। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के जो भी हमें रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, उनकी लैंग्वेज को डिसफर कर लिया है। ठीक है, मतलब उनको पहचान लिया है और उनको पढ़ लिया है, तो अब हमने उनको ट्रांसलेट कर लिया है एक तरीके से। लेकिन इन केस ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, उनकी जो राइटिंग थी, उनकी जो स्क्रिप्ट थी, हम आज तक उसे डिसफर नहीं कर पाए हैं। इसीलिए 90% जो डेटा हमें रिटन रिकॉर्ड्स का मिला था, हम उसको अभी तक पढ़ ही नहीं पाए हैं। ठीक है, एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम टू टाइम इस चैप्टर में कंपैरिजन आने वाला है, तो एक बार नेट पे कोई भी वीडियो देख लेना इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में, ताकि आपको आइडिया रहे। बिकॉज इंडस वैली सिविलाइजेशन को अब हम 12th क्लास में ही पढ़ने वाले हैं, 11th में उसका कोई जिक्र नहीं है इसके आगे। ठीक है, बट इस चैप्टर में 8 पॉइंट्स उससे कंपेरिजन दिया गया है। ठीक है, आई होप अब आपको आइडिया लग गया है। तो अब सिविलाइजेशन की अगर हम डेफिनेशन देखते हैं, उससे पहले अगर हम हिंदी ट्रांसलेशन देखते हैं, तो सिविलाइजेशन का हिंदी ट्रांसलेशन आता है सभ्यता, यानी ये लोग सभ्य हो गए थे। ठीक है, अब डेफिनेशन दी गई है, अ सिविलाइजेशन इज वेरी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, जिसकी मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स थी उसका स्टेट स्ट्रक्चर। ठीक है, कि वहाँ पे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम एग्जिस्ट करती थी। वो जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस थे उसको मैनेज करते थे, ट्रेड को मैनेज करते थे, फूड डिस्ट्रीब्यूशन को मैनेज करते थे। तो ऑब्वियसली एक स्टेट स्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप हो चुका था। ठीक है, अर्बनाइज थे, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन हमें देखने को मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, कि लोगों में काम बटा हुआ था। इनकी सिम्बॉलिक सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन है। ऑब्वियसली जो आज हम लैंग्वेजेस यूज़ कर रहे हैं, हिंदी इंग्लिश, वो तो यूज़ नहीं होती थी ना, इनकी खुद की कम्युनिकेशन की लैंग्वेज थी, तो ये लैंग्वेज भी डेवलप कर चुके थे, राइटिंग भी डेवलप कर चुके हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम। इसके अलावा एग्रीकल्चर इनका मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गया। आर्किटेक्चर बताया हमने कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हो गई या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन हो गई, इनके जो आर्किटेक्चर थे, इवन इजिप्ट वाली जो थी, उनके आर्किटेक्चर बहुत ज़्यादा फेमस है आप अगर देखोगे। ठीक है, तो एक बहुत मेजर हमें देखने को मिलता है कि इतनी कम टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उन्होंने कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बनाए हुए थे जिनको हम आज तक डिस्कवर नहीं कर पाए हैं कि इनकी कंस्ट्रक्शन कैसे हुई होगी। ठीक है, टेक्नोलॉजिकली एडवांस थे, खुद के रूल्स भी थे, स्पेशलाइजेशन ऑफ लेबर भी था, तो हर चीज़ में ये बिल्कुल अव्वल थे।
ठीक है। तो ये हो गई सिविलाइजेशन यानी सभ्य थी और सारे स्पीयर्स में ये डेवलप कर चुकी थी, ठीक है। तो ये मेजर एक तरीके का हमें इंट्रोडक्शन चाहिए था इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, जो अभी तक हम पिछली स्लाइड्स पे पढ़कर आए हैं, ठीक है। मेन चैप्टर अब इस स्लाइड से हमारा स्टार्ट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो मेसोपोटामिया है बेसिकली एक ग्रीक वर्ड से लिया गया है, जिसमें मेसोस का मतलब होता है यार मिडल एंड पोटामस का मतलब होता है ये रिवर, यानी मेसोपोटामिया वो लैंड एरिया है जो यूफ्रेट्स और टिग्रिस दोनों रिवर के बीच में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। आज के टाइम पे अगर हम देखते हैं तो जो इराक वाला एरिया है वहाँ पे ये एग्जिस्ट करता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट दिया गया है कि इसे क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन बोलते हैं। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, यानी ये रिच थी, रिच इन टर्म्स ऑफ पैसा नहीं, रिच इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स, नॉलेज इनकी बहुत अच्छी थी। जो ये हमारा जो टाइम कैलकुलेशन हम करते हैं कि एक साल में 12 महीने, एक महीने में 4 हफ्ते, ये सारी चीज़ें उन्होंने डेवलप की थी और उन्हीं से ही हमने इनहेरिट की है, ठीक है। एस्ट्रोनॉमी, इन्हें सोलर इक्लिप्स, ल्यूनर इक्लिप्स, इन सब की नॉलेज थी, ठीक है। प्रॉस्पेरिटी भी थी बिकॉज ट्रेड भी ये कर रहे थे, एग्रीकल्चर भी ये कर रहे थे, तो इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इकोनॉमी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी, सिटी लाइफ इनकी काफ़ी अच्छी थी, ठीक है। पोल्यूशन नहीं कर रहे थे और फिर भी एक अच्छा जीवन गुजार रहे थे, है ना। मैन्युफैक्चरिंग भी इन्होंने स्टार्ट कर दी थी, ठीक है। अब ये हम ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं कि 10,000 BC में ह्यूमन एवोल्यूशन खत्म हो जाता है एंड ऑलमोस्ट 2000 साल बाद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है अराउंड टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स रिवर, ठीक है। आगे चलते हैं। तो पहला पॉइंट दिया हुआ है कि 1840s में यहाँ पे एक्सकेवेशन बिगैन हो गया था, यानी रिसर्च करनी स्टार्ट कर दी गई थी मेसोपोटामिया में। बहुत सारी साइट्स होती है लेकिन मेजरली 2 सिटीज़ के बारे में हमें पढ़ना है इस चैप्टर में, दैट आर उरुक एंड मारी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि कौन कौन से सोर्सेज या एविडेंसेस हमें यहाँ से मिले थे। सबसे मेजर है बिल्डिंग, इसका आर्किटेक्चर जो आज तक वहाँ पे खड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट स्टैचूज मिले हमें यहाँ से, बहुत से ऑर्नामेंट्स मिले हैं, ग्रेव्स हैं, टूल्स हैं, सील्स हैं और काफ़ी सारे रिटन डॉक्यूमेंट्स भी मिले हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि मेसोपोटामिया यूरोपियंस के लिए क्यों इंपॉर्टेंट थी, बिकॉज बाइबल में एक स्टोरी दी गई है जिसमें मेसोपोटामिया का रेफरेंस दिया गया है, ठीक है। अब वो स्टोरी क्या थी, तो जो बाइबल थी उसके बुक ऑफ जेनेसिस में एक स्टोरी दी गई थी जिसमें शिमार नाम की एक जगह को रेफर किया जाता है जिसका ट्रांसलेशन होता है सुमेर, ठीक है। एंड सुमेर से मतलब है यहाँ पे हमारा मेसोपोटामिया का ही दूसरा नाम है, ठीक है। तो स्टोरी में बेसिकली ये दिया गया है कि जो गॉड होते हैं वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं बिकॉज अर्थ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, वो सोचते हैं कि अब मुझे करप्शन खत्म करना है तो मैं यहाँ पे फ्लड ला दूंगा, ठीक है। लेकिन ही डजंट वांटेड कि लाइफ एंड हो जाए, वो लाइफ को उसके बाद कंटिन्यू करना चाहते थे। तो वो क्या करते हैं, जो नोआ होते हैं, एक इंसान को चुनते हैं जिसका नाम होता है नोआ, टू इंश्योर दैट लाइफ कुड कंटिन्यू आफ्टर डेथ ऑन अर्थ प्लैनेट, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, फ्लड लाते हैं। तो नोआ क्या करता है, एक बहुत बड़ी बोट अरेंज करता है और उसमें जितने भी स्पीसीज एग्जिस्ट करती थी उस टाइम पे, एनिमल्स की, बर्ड्स की, उनका एक एक पेयर अपने साथ बोट में बैठा लेता है और वो लोग सर्वाइव हो जाते हैं और फ्लड से बाकी सारे लोग वैनिश हो जाते हैं, ठीक है। अब एक एक स्पीसीज बच गई, यानी दोबारा से वो अर्थ पे जाएंगे और दोबारा से फिर वहाँ पे लाइफ को स्टार्ट करेंगे, फ्लरिश करेंगे, ठीक है। ऐसी ही ये स्टोरी जो थी ये बाइबल में दी गई थी। यही सेम स्टोरी मेसोपोटामिया ट्रेडिशन के अंदर रिटर्न रिकॉर्ड्स में या कैसे भी करके एविडेंसेस में मिली है, ठीक है। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे जो नोआ कैरेक्टर था उसका नाम इधर ज़िज़ुथ्रा था, ठीक है। तो दोनों ही स्टोरीज काफ़ी ज़्यादा सिमिलर मिली है, इसीलिए जो यूरोपियंस थे, जो स्कॉलर्स थे, वो मेसोपोटामिया के बारे में जानना चाहते हैं, टू नो अबाउट देयर एंसेस्टर्स, टू नो मोर अबाउट देयर गॉड्स, ठीक है। ये बेसिक एम होता है और इसी एम से एक्सकेवेशन और भी जोरों शोरों से स्टार्ट कर दी जाती है, ठीक है। ये था हमारा पहला टॉपिक, ठीक है। सेकेंड टॉपिक आता है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी, यानी हम इसके लैंड एरिया के बारे में अगर बात करेंगे। अगर हम आज का भी इराक का देखते हैं तो ये एक लैंड ऑफ डाइवर्स एनवायरनमेंट है, यानी यहाँ पे माउंटेन्स भी है, यहाँ पे प्लेन लैंड्स भी हैं, यहाँ पे डेजर्ट भी है, यहाँ पे स्टेपीज भी है, यानी ऐसे अपलैंड्स भी है बड़े बड़े, ठीक है। तो एक डाइवर्स लैंड है। तो अगर हम बात करते हैं नॉर्थ की, तो नॉर्थ के अंदर हमें ऐसे स्टेपे, बड़े बड़े अपलैंड्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, यानी कि लैंड एरिया का ही एक उठा हुआ हिस्सा, ठीक है। यहाँ पे मेनली एनिमल हर्डिंग प्रैक्टिस की जाती थी
उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट में आ जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास माउंटेन्स भी थी, ग्रीन लैंड्स भी थे, रेनफॉल भी प्रॉपर अमाउंट में होती थी। तो यहाँ पे एग्रीकल्चर सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिली है, विच स्टार्टेड अराउंड 7000 BCE। ठीक है, इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है जब हम नीचे साउथ में आते हैं। जो साउथ वाला एरिया है मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन का, यहाँ पे एक डेजर्ट है, लेकिन यहाँ पे मेसोपोटामिया की जो पहली सिटीज़ थी उरुक और मारी यहीं इमर्ज हुई थी, और जो राइटिंग जो थी वो भी यहीं पे इवॉल्व हुई थी। ठीक है, तो एक पॉइंट आता है कि जब नॉर्थ में इतना अच्छा एरिया है एंड नॉर्थ ईस्ट में एग्रीकल्चर फ्लरिश कर रही है, तो लोगों ने डेजर्ट से क्यों लाइफ स्टार्ट की, वहाँ पे क्यों फर्स्ट सिटीज़ और राइटिंग्स इमर्ज हुई। ठीक है, उसके दो रीज़न है। सबसे पहला, जो हमारी जो दो मेन रिवर्स है जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर जो नदर्न माउंटेन्स है, यूफ्रेट्स और टिग्रिस से आती है, वो नीचे की तरफ आती है। ये सपोज करो माउंटेन्स है इधर नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया में, इधर हमारा डेजर्ट है नीचे साउथ में। तो जब ये बह करके नीचे आती है तो ये अपने साथ बहुत सारा स्लिट इकट्ठा करके लाती है, फर्टाइल स्लिट। ठीक है, तो इसीलिए जो नीचे वाला डेजर्ट एरिया वाला लैंड है वो फर्टाइल हो गया है, एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल हो गया है। ठीक है, सेकेंड, जब यूफ्रेट्स जो रिवर है वो हमारी डेजर्ट में एंटर करती है तो वो नेचुरली डिफरेंट स्मॉल चैनल्स के अंदर खुद ही डिस्पर्स हो जाती है, जो कि इरिगेशनल कैनाल्स बना देती हैं और पूरे एरिया को अच्छे से पानी मिल जाता है। ठीक है, सॉइल हमारी फर्टाइल हो गई है, नेचुरल कैनाल्स हमें मिल गई है, जिससे इरिगेशन का काम और भी ज़्यादा आसान हो गया है। तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर अपने आप फ्लरिश होगी, तो लोग ऐसे ही एरिया पे रहना चाहेंगे जहाँ पे उन्हें खाने पीने का मिल जाए और थोड़ा बहुत ऑक्यूपेशन हो जाए। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती थी, वीट, बार्ले, पी और लैंटिल्स। ठीक है, समझ में आ गया कि डेजर्ट के अंदर क्यों सिटीज फ्लरिश की गई। ओके, अब इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो जो नदर्न एरिया आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, स्टेपीज वाला था, वहाँ पे शिप्स है, गोट्स है, जिससे ऑब्वियसली उन्हें मिल्क, मीट और वूल अबांडेंस में अच्छी मात्रा में मिल रहा होता है। ठीक है, इसके अलावा जो रिवर्स थी उनमें फिशेज अवेलेबल थी। इसके अलावा डेट पाम्स के जो ट्रीज माउंटेन एरिया में ग्रो होते थे उनसे फ्रूट्स भी मिलते थे, साथ के साथ उनसे लकड़ियाँ भी उन्हें मिल जाती थी। ठीक है, ये हो गया हमारा ज्योग्राफी वाला एरिया। अब थर्ड आता है द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बेनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स। इन सिविलाइजेशन को पढ़ने का यार मेन एम है इनके अर्बनाइजेशन स्ट्रक्चर को समझने का। ठीक है, बिकॉज आज के टाइम पे अगर हम देख लें तो मेजर फोकस हमारा अर्बनाइजेशन पे है, इसीलिए मेजरली इनके अर्बनाइज स्ट्रक्चर, जो इनकी टाउन प्लानिंग थी या जो भी स्ट्रक्चर ये बनाते थे, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उस पर मेजर फोकस किया जाता है। ठीक है, अब हमें कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ने हैं जो अभी हमने देख लिया, भाई एग्रीकल्चर हो रही है, एग्रीकल्चर इकॉनमी तो रूरल इकॉनमी है, तो ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स थे जो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को अर्बनाइज्ड बनाते थे। ठीक है, सबसे पहला, कंप्राइजेज इकोनॉमिक एक्टिविटीज बिसाइड फूड प्रोडक्शन। तो पहला पॉइंट यही कहता है कि एग्रीकल्चर के अलावा बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ थी, जैसे वहाँ पे ट्रेड होना स्टार्ट हो गया था, भले वो बार्टर सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गई थी, जैसे कोई पॉटर है तो वो पोइट्री बना रहा है, कोई बीड्स के थ्रू ज्वेलरी बना रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से एक्सचेंज उनमें होता रहता था। इसके अलावा और भी डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सर्विसेज वहाँ पे अवेलेबल होने लग गई थी। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब जो ये भी जितनी भी सिटीज़ थे और आसपास के विलेजेस थे एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते थे, बिकॉज रॉ मटेरियल उन्हें दूसरे एरिया से एक्सपोर्ट करना पड़ता था, तो इनमें कंटिन्यूस इंट्रैक्शन होती रहती थी। ठीक है, तो पहला पॉइंट यही आ गया कि एग्रीकल्चर के अलावा और भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज एग्जिस्ट करती थी विच मेक मेसोपोटामिया एन अर्बनाइज्ड सोसाइटी। ठीक है, सेकेंड आता है डिविजन ऑफ लेबर। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें देखने को मिलता है कि जैसे धीरे धीरे जब मैन्युफैक्चरिंग आने लगती है, ट्रेड आने लगती है, तो एक क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर देखने को मिल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एक जो कार्वर है उसकी मेजर स्पेशलाइजेशन है कि वो स्टोन सिल्स बनाता है। सिल्स यार एक तरीके की स्टैम्प हुआ करती थी, जैसे आज के टाइम पे हमारे पास स्टैम्प होता है ना, तो वो राइटिंग के लिए सिल्स को यूज़ करते थे। सिल्स एक बेसिक इस तरीके का स्ट्रक्चर होती थी। ठीक है, उसके ऊपर कुछ सिंबल बना होता था एंड उसको फिर वो स्टैम्प की तरह पोस्ट करते थे, तो वो मार्क उसके ऊपर लग जाता था। ठीक है, इसी तरीके से अब जो कार्वर है उसे स्टोन सिल्स बनाने के लिए ब्रॉन्ज टूल्स चाहिए, कलर स्टोन्स चाहिए, तो ऑब्वियसली वो सिले तो बनाता है ना, उसे ब्रॉन्ज टूल बनाने के लिए वो किससे लेता था, ब्रॉन्ज टूल मेकर से लेता था। अब ब्रॉन्ज टूल मेकर रॉ मटेरियल किसी दूसरी जगह से एक्सपोर्ट करता था, तो काम बटे हुए थे ऑलरेडी, है ना। बताया, जो पॉटर है वो पोइट्री बनाएगा, ऑर्नामेंट्स वाले ऑर्नामेंट्स बनाएंगे, बीड्स वाले बीड्स बनाएंगे, स्टोन सिल्स वाले स्टोन सिल्स बनाएंगे। तो एक डिविजन ऑफ लेबर भी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। ठीक है, थर्ड आता है एग्जिस्टेंस ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन। तो इकोनॉमिक टर्म्स के ऊपर जो हमारी
मेसोपोटामिया की इकोनॉमी है वो ग्रो होने लग रही है, ट्रेड होने लग रहा है, बट अब हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर चाहिए जो इस ट्रेड को मैनेज कर पाए, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे हमें आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस देखने को मिलती है, ठीक है। तो यार सोशल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा यहाँ पे मतलब है कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कमांड करते थे, ठीक है। बिकॉज अब एक इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जब डेवलप हो जाता है तो उसके साथ साथ हमें एक सोशल स्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जो उसको गवर्न अप कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड करना है, ठीक है, तो उसके लिए रिटन डॉक्यूमेंट्स चाहिए, है ना। अगर हम यहाँ पे उरुक का एग्जाम्पल लेते हैं, जो मेसोपोटामिया की एक सिटी थी, वो एक टेम्पल सिटी थी, तो उरुक के अंदर जितना भी ट्रेड होता था उसके जो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते थे वो टेम्पल में रखे जाते थे। जो फूड ग्रेन्स या जो भी सरप्लस होता था उसको स्टोर कहाँ किया जाता था, टेम्पल में किया जाता था। तो हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो टेम्पल के चीफ्स थे वो वहाँ पे सारी चीज़ें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाते थे जिससे इवेंचुअली उस सिटी को गवर्न अप किया जाता था, ठीक है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे तब ये पॉइंट अच्छे से समझ में आएगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है ट्रांसपोर्टेशन का, लेकिन उससे पहले एक और पॉइंट दिया गया है मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, ठीक है। अब मेसोपोटामिया का जो साउथ था या ऑलमोस्ट ओवरऑल जो मेसोपोटामिया था वहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। एग्रीकल्चरली वो बहुत रिच था, ठीक है, तो वहाँ पे स्टोन्स की कमी थी एंड ऑब्वियसली अब स्टोन्स चाहिए टूल बनाने के लिए, सील्स बनाने के लिए, ज्वेल्स बनाने के लिए। पहले स्टोन एज थी, उसके बाद आती है हमारी ब्रॉन्ज एज। तो मेसोपोटामिया के अंदर हमें काफ़ी सारे ऐसे टूल्स मिले हैं जो ब्रॉन्ज के बने हुए हैं एंड मेसोपोटामिया में ब्रॉन्ज था नहीं, तो जिसका सिंपल सा हमें समझ में आ जाता है कि ब्रॉन्ज किसी दूर के एरिया से इंपोर्ट करके लाया जा रहा था, ठीक है। तो हम यही बोल सकते हैं कि जो एंशिएंट मेसोपोटामियंस थे उनके पास जो भी अबॉन्डेंट टेक्सटाइल था, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस होता था, उसको वो ट्रेड करते थे। रिटर्न में क्या खरीदते थे तुर्की और ईरान से? वुड, कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, शेल और काफ़ी सारे स्टोन्स, ठीक है। तो रेगुलर एक्सचेंज वहाँ पे थे एंड रेगुलर एक्सचेंज तभी पॉसिबल हो पाएगा तब वहाँ पे एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन हो, स्ट्रक्चर हो, ठीक है। इनिशियली लोगों ने सिविलाइजेशन बनाई थी, ऐसे टेम्पल्स को वो मेन हेड मानने लगे थे, फिर धीरे धीरे वहाँ पे चीफ्स बनने लग जाते हैं, फिर किंगडम्स आने लग जाते हैं, है ना। इसी तरीके से एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनती जाती है ताकि इकोनॉमिकली जो प्रोसेस है, ट्रेड है, मैन्युफैक्चरिंग है, उसको स्मूथ किया जा सके, ठीक है। तो फोर्थ पॉइंट हमारा यहीं से आता है कि हमें एक एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क की ज़रूरत थी एंड इन केस ऑफ मेसोपोटामिया वाटर चीपेस्ट मोड था, रिवर्स थी उसके पास। हमारे पास यहाँ तक एविडेंसेस हैं कि मेसोपोटामिया और इंडस वैली सिविलाइजेशन में ट्रेड होता था, तो कितने दूर का ट्रेड था, है ना। ऑब्वियसली वो बोट से ही पॉसिबल था, फ्लाइट तो उस टाइम पे थी नहीं, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल देते हैं एनिमल्स का, तो जब एनिमल्स को हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ करते हैं तो उनको हमें फीड कराना पड़ता है, इसीलिए एनिमल्स बेस्ट सोर्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है कंपेयर्ड वाटर इज़ अ मच इको फ्रेंडली वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो कैनाल्स भी थी और नेचुरल चैनल्स भी थे हमारे एंशिएंट मेसोपोटामिया में जो विद इन लार्ज एंड स्मॉल सेटलमेंट्स के अंदर ट्रेड रूट्स का काम करते थे और अच्छे ट्रांसपोर्टेशन का काम करते थे, ठीक है। तो अभी तक हमने समझ लिया कि मेसोपोटामिया की ज्योग्राफी क्या थी, मेन सिटीज़ हमारे डेजर्ट एरिया के अंदर डेवलप हुई थी, कौन कौन से ऐसे 4 फीचर्स हैं जो उसको हाईली अर्बनाइज्ड बनाते हैं। नंबर 1 इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अदर देन फूड प्रोडक्शन। सेकेंड था हमारा डिविजन ऑफ लेबर। आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हमें क्लियर कट डिविजन ऑफ लेबर देखने को मिलता है जैसे जैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और भी ज़्यादा इन्हांस होने लगती है। थर्ड हमारे पास था एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्टेंस में आता है। इन केस ऑफ उरुक इट वाज टेम्पल, ठीक है। धीरे धीरे करके चीफ्स आते हैं, किंगडम्स आते हैं। फोर्थ हमारे लिए एक मेजर हमें ट्रांसपोर्ट नेटवर्क चाहिए था बिकॉज मेसोपोटामिया में मिनरल्स की बहुत ज़्यादा लैक थी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। तो यार बेस्ड ऑन द एविडेंसेस हम ये बोल सकते हैं कि आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मेसोपोटामिया के लोगों ने ये रियलाइज़ किया कि उन्हें कुछ रिटर्न फॉर्मेट में अपनी जो ट्रांजैक्शंस हो रही है इतनी बड़ी बड़ी, बिकॉज आगे जब हम मरी के बारे में पढ़ेंगे जो सिटी थी वहाँ की ट्रेडिंग कैपिटल थी, तो हमें रियलाइज़ होगा कि वहाँ पे बहुत मैसिव स्केल के ऊपर ट्रेड हो रहा था। तो ऑब्वियसली एज अ रिटर्न प्रूफ आपके पास कुछ उस ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड होना चाहिए, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे बिगन राइटिंग, ठीक है। अब राइटिंग हमारी प्रॉपर इस तरीके से नहीं होती थी जैसी आज हम करते हैं, वो पिक्चर्स की फॉर्म में होती थी, कुछ साइंस बने होते थे, कुछ नंबर्स बने होते थे, कुछ सिंबल्स बने होते थे, ठीक है।
तो नेक्स्ट पॉइंट में ये लिखा गया है कि जो फर्स्ट मेसोपोटामियन टैबलेट थी या कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड जो मेसोपोटामिया का था वो 3200 BCE के अंदर लिखा गया था। ठीक है, इमेजिन कर रहे हो कहाँ 12,000 BCE में मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन डेवलप होने लग गई थी एंड इट टुक देम सो मेनी ईयर्स कि 3200 BCE के अंदर जा कर के राइटिंग स्टार्ट हुई है। तो इसके बीच का जो डेटा है उसका हमारे पास कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं है। इट्स जस्ट द इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी मॉन्यूमेंट्स उन्होंने बनाई है और उन्हीं के थ्रू हम इमेजिन कर रहे हैं कि वहाँ के लोगों ने किस तरीके से डेवलपमेंट की होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि ऑलमोस्ट एविडेंसेस के तौर पे हमें 5000 ऐसे सिंबल्स की लिस्ट मिली है। जैसे कि ये नेक्स्ट स्लाइड पे ये ऑक्स के लिए ये सिंबल होता था, ग्रेन और फिश के लिए ये होता था, नंबर बोर्ड्स के लिए ये होता था। तो इनको देख के हमें ये समझ में आता है कि हिस्टोरियंस के लिए भी एक बहुत बड़ा टास्क है, बिकॉज 5000 ऐसी लिस्ट मिली है जिनमें से उन्होंने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सिंबल किस चीज़ का है। तो बहुत मैसिव रिसर्च होती है, सिमिलैरिटीज़ इनमें देखी जाती है, फिर उसके बाद कुछ कंक्लूजन आता है। सो ये खुद में भी एक बहुत लंबा प्रोसेस है इन सारी चीज़ों को डिस्कवर करने का। एनीवेज आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट पे लिखा गया है बाय 2600 BCs जो लेटर थे, लेटर से मतलब वो सिंबल या साइंस ही है, ABCD नहीं है लेटर्स का मतलब, वो क्यूनिफॉर्म में बदल गए थे। क्यूनिफॉर्म हम आगे नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ने वाले हैं। एंड सुमेरियन यहाँ की अर्लीस्ट लैंग्वेज थी, फर्स्ट लैंग्वेज का नाम यहाँ पे सुमेरियन दिया गया है। एंड हमने पहले भी पढ़ा था कि बाइबल में मेसोपोटामिया को सुमेर नाम से डिपिक्ट किया गया है। ठीक है, तो सुमेरियन वॉज द फर्स्ट लैंग्वेज यूज्ड इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है, उसके बाद 2400 BC तक आते आते सुमेरियन को अकेडियन लैंग्वेज ने रिप्लेस कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट में लिखा गया है कि अदर यूजेस ऑफ राइटिंग, रिकॉर्ड्स के अलावा भी बहुत सारे यूज़ होते थे, जैसे डिक्शनरीज बनाना या फिर लैंड की लीगल वैलिडिटीज़ देना, किंग की जो डीड है जो भी उसका लैंड है उसको नरेट करना। इसके अलावा अगर कोई भी चेंजेस किए हैं किंग ने कस्टमरी लॉज के अंदर तो उन सबको अनाउंस करने के लिए, उन सब का रिटर्न रिकॉर्ड रखने के लिए राइटिंग का यूज़ होता था। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं तो डिटेल में पढ़ेंगे कि क्ले टैबलेट क्या था और क्यूनिफॉर्म क्या था। तो जो मेसोपोटामियंस थे वो क्ले के टैबलेट पे लिखते थे। टैबलेट यानी कि एक रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है जो क्ले का बना हुआ है। तो जो भी स्क्राइब होता था यानी जिसने भी वो लिखना है वो क्या करता था, क्ले को पहले गीला करता था और उसको अपने हाथ में इतना बनाता था रेक्टेंगुलर शेप का कि उसके हाथ में वो कंफर्टेबली पकड़ सके। ठीक है, बहुत बड़ा नहीं होता था, बस आपके दोनों हाथों के अंदर वो ईजिली आ सके। नेक्स्ट प्रोसेस, वो जो उसके सरफेस होते थे, चारों एंड्स होते थे, उसको स्मूथ कर देता था ताकि जब क्ले सूख जाए तो वो एंड्स शार्प ना रहे। ठीक है, इसके बाद ही वुड प्रेस वेज शेप्ड क्यूनिफॉर्म। अब क्यूनिफॉर्म पढ़ते हैं तो क्यूनिफॉर्म यार एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है वेज शेप, यानी नेल, जो आज के टाइम पे हमारी कील की शेप होती है उसको हम क्यूनिफॉर्म बोल रहे हैं। अब जो क्यूनिफॉर्म था बेसिकली वो कोई एक सिंगल अल्फ़ाबेट नहीं था जैसे हमारे होता है ABC, कोई भी एक ऐसा वोवल या कॉन्सोनेंट नहीं था। दे वर सिलेबलाई यानी ग्रुप ऑफ वर्ड, जैसे कि एक पर्टिकुलर सिंबल का मतलब होगा आपका से, एक सिंबल होगा आपका पुट के लिए, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे दिए भी हुए हैं पिक्चर में, जैसे ये C का सिंबल है, ये उनकी लैंग्वेज में कुर का सिंबल है। तो बेसिकली क्यूनिफॉर्म डिपिक्ट्स अ ग्रुप ऑफ वर्ड। ठीक है, अब जो राइटिंग थी ऑब्वियसली वो एक स्किल्ड क्राफ्ट था, बिकॉज आप देखो ना कितने सारे वर्ड है, ही, शी, पुट, इट, उन सब का एक पर्टिकुलर डिफरेंट क्यूनिफॉर्म का सिंबल होता था जिसको उसे याद रखना पड़ता था। ठीक है, तो इसीलिए ये एक इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट थी, जो भी इस चीज़ को एक्वायर करता था, इस लैंग्वेज को सीखता था और लिखता था। ठीक है, तो यही था कि क्ले का टैबलेट बना लिया, उसके बाद वो क्यूनिफॉर्म जो बना के रखते थे अलग से, मतलब स्टैम्प की तरह होते थे। हमारे पास स्टैम्प होती है, हम उसको इंक में पहले डिप करते हैं और उसके बाद किसी भी एरिया पे स्टैम्प कर देते हैं तो वहाँ पे उसकी छाप छुट जाती है एक तरीके से, है ना। तो वही सेम प्रोसेस इनका था कि वो क्यूनिफॉर्म को उनके ऊपर प्रेस कर देते थे एंड क्योंकि क्ले अभी गीली है तो वो जो सिम्बल्स होते थे या जो भी था उनका रिटर्न प्रोसेस वो उसके अंदर छप जाता था। ठीक है, एंड उसके बाद उसको ड्राई होने के लिए एयर ड्राई कर दिया जाता था धूप में रख के। एंड बट अब एयर ड्राई होने के बाद जो क्ले टैबलेट है वो आपने एक ही बार यूज़ कर सकते हो, आप उसके ऊपर दोबारा से कोई भी रिटर्न रिकॉर्ड नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्वियसली वो सूख गया, आप उसके ऊपर आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। सो फॉर ईच ट्रांजेक्शन एक सेपरेट रिटर्न टैबलेट बनाया जाता था हर पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, तो ये था। अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, द यूजेस ऑफ राइटिंग। तो बेसिकली यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है
कि एनमरकर करके एक राजा हुआ करता था जो वन ऑफ द अर्लीस्ट किंग्स माना जाता है उरुक सिटी का, ठीक है। एंड उनको एसोसिएट किया जाता है कि जो पहली बार जो ट्रेड हुआ था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में वो इनके थ्रू हुआ था, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंड वाज इन्हें लपीस लजूली और कुछ प्रीशियस मेटल्स चाहिए थी अपने सिटी के टेम्पल को ब्यूटिफाई करने के लिए, जो ऑब्वियसली इनके एरिया में अवेलेबल नहीं थी। एक इनकी जो सिटी थी उससे बहुत दूर एक जगह थी अराटा, वहाँ पे ये चीज़ें अवेलेबल थी। तो बेसिकली ये अपने एक मैसेंजर को वहाँ पे भेजते हैं कि भाई उधर जाओ, उनके किंग से जा करके ये बातचीत करो और उन चीज़ों को इधर इंपोर्ट करके लेके आओ। अब जो मैसेंजर था, क्योंकि बहुत दूर का लैंड था, वो जाता था, वो मैसेज भूल जाता था, बड़ी मुश्किल से उसने उस पहले तो एम्पायर को या जो भी किंगडम था अराटा जो जगह थी उसको ढूंढा, वहाँ तक जाते जाते वो भूल गया, फिर आता है। तो बैक एंड फोर्थ अगेन एंड अगेन उसकी बहुत सारी जर्नी होती है बिकॉज वो मैसेज को भूल जाता था। एंड एक बार वो पहुँच गया तो उसने सारा जो मैसेज था वो मिक्सअप करके बता दिया, ठीक है। तो वो भी उसका जो चांस था वो खराब चला गया, वो वापस आता है। तो अब जो एनमरकर होता है वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है एंड वो एक तरीका निकालता है कि भाई अब वोकल वॉइस में मैसेज नहीं भेजेंगे किसी मैसेंजर के थ्रू, हम एक रिटर्न मैसेज भेजेंगे। तो वो एक क्ले टैबलेट बनवाते हैं और उसके ऊपर अपनी सारी चीज़ें लिख देता है कि हमें ये चीज़ें चाहिए आपसे, ठीक है। एंड उसके बाद अब मैसेंजर उस रिटर्न मैसेज को उस क्ले टैबलेट को लेके अराटा के किंग के पास जाता है। तो ये बोलते हैं कि जो रूलर ऑफ अराटा थे वो उस क्ले टैबलेट को देख के उनका मतलब एक तरीके से शॉक हो गए थे, हिज फेस वॉज फ्रॉनिंग, ठीक है, बिकॉज ऐसा पहली बार हुआ था कि कुछ रिटर्न फॉर्म में आया है। सो दिस इज़ अबाउट इट, बट इसके बारे में ये बोला जाता है कि हम इसको कंप्लीट ट्रुथ नहीं मान सकते बिकॉज ऑब्वियसली देयर आर मल्टीपल स्टोरीज एंड मिथ्स होते हैं। बट इस कहानी से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि वो किंगशिप थी, यानी वो किंग्स थे जो ऑर्गेनाइज करते थे ट्रेड एंड राइटिंग, ठीक है। तो हम पढ़ रहे थे ना कि एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक सोशल स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता था। तो चीफ्स थे, कुछ एरियाज़ में जो टेम्पल के चीफ्स होते थे वो करते थे। जैसे उरुक की अगर हम बात करें तो मे बी पहले एक चीफ एग्जिस्ट करता होगा, उसके बाद वही वहाँ का राजा बन गया होगा, या जो भी उस टाइम पे बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा जिसका टेम्पल के ऊपर कंट्रोल हुआ होगा वही वहाँ का किंग बन गया होगा और वही उस सारे सिटी को मैनेज करता होगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अर्बनाइजेशन इन सदर्न मेसोपोटामिया, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम देखते हैं मेसोपोटामिया में यार 3 तरीके की सिटीज़ थी। पहली जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप हुई थी, फॉर एग्जांपल उरक। दूसरी जो ट्रेडिंग सेंटर थे, फॉर एग्जांपल मरी। एंड तीसरी थी इंपीरियल सिटीज़, यानी जो इन्होंने एक्सपैंड करने के लिए किसी के ऊपर अपना कंट्रोल किया था बेसिकली। तो इस चैप्टर में हमें पहली 2 टाइप ऑफ सिटीज़ के बारे में पढ़ना है, इंपीरियल सिटीज़ के बारे में हमें नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं पहली सिटीज़ से, दैट वाज सिटीज़ अराउंड टेम्पल, ठीक है। तो पहले जो टेम्पल्स थे वो स्मॉल श्राइन्स थे, बहुत छोटे से थे, अनबेक्ड ब्रिक्स यानी कच्चे पक्के बने हुए थे, बहुत छोटा सा स्ट्रक्चर होता था, ठीक है। बट दे वर रिगार्डेड एज द रेजिडेंस ऑफ गॉड्स, ठीक है। कौन से गॉड्स थे उनके? एक तो मून गॉड थे जिनका नाम उर था, एंड इसके अलावा एक गॉडेस भी थी, गॉडेस ऑफ लव एंड वॉर, इनाना, ठीक है। अब जो वहाँ के लोग होते थे उनको ग्रेन, कर्ड, फिश ये सारी चीज़ें ऑफर करते थे। एंड गॉड वॉज रिगार्डेड एज द थ्योरेटिकल ऑनर ऑफ एग्रीकल्चर एंड गुड्स, मतलब वो यही मानते थे कि जो भी हमारे पास लैंड है, जो भी हमारा प्रोड्यूस है, उन सब के ऑनर गॉड है। तो इसीलिए वो सारी ऑफरिंग्स पहले मंदिर में जाके करते थे एंड वहीं से फिर उसका डिस्ट्रीब्यूशन होता था, ठीक है। अब भाई ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ये जो टेम्पल्स थे ये बड़े होते गए, ठीक है। इतने बड़े हो गए कि जो मैन्युफैक्चरिंग जो भी काम होता था, जैसे ऑयल प्रेसिंग हो गया, ग्रेन ग्राइंडिंग हो गया, स्पिनिंग, वीविंग, वो सब टेम्पल के विद इन ही होने लग गया। यानी लोग अपने घरों से आते थे, वहीं पे काम करते थे, वहाँ जो उनके चीफ्स होते थे या फिर बाद में जो किंग्स बन गए, जो भी ऑनर होता था टेम्पल का, जो उसको एक तरीके से चला रहा होता था, वही वो सारी चीज़ें गाइड करते थे, ठीक है। सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस वहीं पे हो गया। तो अब जो टेम्पल्स थे वो हमारे अर्बन इंस्टीट्यूट्स बन गए थे, ठीक है। अब जो भी सामान था, जो भी प्रोडक्ट होता था, भले ही वो कपड़े थे, ग्रेन्स थे, वो सारा टेम्पल के विद इन ही स्टोर होता था, वहीं से ही वो डिस्ट्रीब्यूट होता था लोगों में। ट्रेड और अलॉटमेंट जितने भी रिटर्न रिकॉर्ड्स थे वो भी अब टेम्पल में जाने लग गए, ठीक है। तो टेम्पल्स अब धीरे धीरे करके एक मेजर फॉर्म लेते जा रहे हैं अर्बनाइजेशन की तरफ,
ठीक है। बट इतना स्मूथ नहीं था इन सिटीज़ में काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी थी, कुछ नेचुरल प्रॉब्लम्स थी। फॉर एग्जांपल फ्लड आ जाता था टाइम टू टाइम, बिकॉज ऊपर यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर अगर नीचे साउदर्न में आ रही है तो काफ़ी बार फ्लड आ जाता था। तो हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं कि सिटीज़ को और विलेज को एक जगह से दूसरी जगह रिलोकेट करना पड़ा था बिकॉज ऑफ फ्लड, ठीक है। सेकेंड होता था मैनमेड होता था अनफेयर डिविजन ऑफ वाटर की वजह से, ठीक है। हमने पढ़ा कि ये साउथ है नीचे, इसके नीचे हमारा यहाँ पे डेजर्ट है, ऊपर हमारे माउंटेन है नॉर्थ ईस्ट में जहाँ से यूफ्रेट्स और टिग्रिस रिवर आ रही है, ठीक है। तो जब पानी आता था तो जो लोग ऊपर वाली आगे वाली तरफ रहते थे वो क्या करते थे, पानी को अपने पास ही रोक लेते थे और नीचे जाने ही नहीं देते थे। तो जो लोग नीचे रह रहे हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, ठीक है। तो टाइम टू टाइम उनमें कन्फ्लिक्ट्स होती थी। सेकेंड रीज़न ये था कि वो पानी भी नहीं जाने देते थे, साथ के साथ वो स्लिट को, जो भी वहाँ पे पत्थर आ गए या बहुत सारी मिट्टी आ गई, बीच में जो भी आता था पानी के साथ, पानी अपने साथ बहा लाता था, उसको भी क्लीन नहीं करते थे, जिससे इवेंचुअली इनके कन्फ्लिक्ट्स बढ़ते जाते हैं। तो अपर स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाले जो रीजन थे उनके अंदर टाइम टू टाइम कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे, ठीक है। एंड कन्फ्लिक्ट्स का नतीजा ये हुआ कि चीफ्स एग्जिस्टेंस में आ गए, ठीक है। अब भाई कन्फ्लिक्ट करोगे तो जो भी जीतेगा एक तो जीतेगा, तो जो चीफ्स हु सक्सीडेड, सपोज अपर स्ट्रीम वालों में से एक जो सबसे पावरफुल है, जो उनको लीड कर रहा है, वो नीचे वालों को मार कुटाई कर देता है, ठीक है। तो अब वो सबसे ज़्यादा ताकतवर हो गया, सबकी नज़रों में तो वही हो गया ना। तो वो लोग क्या करते थे, जिनको हराया है वहाँ से सारा सामान उनका लूट लाते थे, ठीक है, लूट अमंग देयर फॉलोअर्स, इसके उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देते थे अपने फॉलोअर्स में जो भी वो लूट के लेके आए। इसके अलावा जो डिफीटेड ग्रुप है उसके लोगों को बंदी बना लाते थे, अपना गार्ड्स और सर्वेंट्स बना लेते थे, ठीक है। तो यहाँ से चीफ्स एग्जिस्टेंस में आते हैं, पावर में आने लगते हैं, ठीक है। और तो और वो लोग क्या करते थे, अच्छा बनने के लिए जो गॉड्स होते थे, जो भी वो बूटी लेके आए हैं या फिर जो भी एक तरीके से लूट के लाए या जो भी सामान है उनको टेंपल में चढ़ाते थे सबसे पहले, ठीक है। इसके अलावा अपने जो उनके फॉलोअर्स थे, जो अब उनके गार्ड्स बन गए, एक तरीके से उनकी आर्मी बनने लग गई थी, ठीक है, वो उन लोगों को दूसरे एरियाज में भेजते थे टू फेच फाइन स्टोन्स एंड मेटल्स फॉर टेम्पल ब्यूटिफिकेशन। यानी अब जो चीफ्स भी पावर में आए हैं वो मेजर फोकस टेम्पल पे लगा रहे हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं लोगों का एक इमोशनल कनेक्ट हो जाता है भगवान के साथ, टेम्पल्स के साथ। तो वो क्या कर रहे थे कि भाई हम जीत गए, हमने लूट लिया, हमने जो कुछ भी किया, आपको गार्ड्स बना लिया, अब हम एक काम करते हैं, हम सब मिलके काम करते हैं और टेम्पल्स को ब्यूटिफाई करते हैं, ठीक है। तो इमोशनली लोग उनसे कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पा रहे थे एंड धीरे धीरे क्या करते हैं, वो उन टेम्पल्स पे अपना कंट्रोल जमा लेते हैं एंड टेम्पल्स तो अर्बन सेंटर ऑलरेडी बन ही चुके थे, तो अब वो वहाँ के हेड बन जाते हैं, राजा बनने लग जाते हैं, ठीक है। तो हमने इमानकर वाली पोएम में भी यही देखा था कि किंग को हाई स्टेटस मिलता था, अथॉरिटी मिलती थी एंड वो अपनी कम्युनिटी को कमांड करता था, ठीक है। तो यही पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मे बी किंग्स भी इन्हीं कन्फ्लिक्ट्स की वजह से एग्जिस्टेंस में आई, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली पैदा तो कोई किंग नहीं हुआ था ना, धीरे धीरे जो भी राजा कौन बनता है, जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होता है, जो लोगों को इकट्ठा कर पाता है। तो ये एक रीज़न रहा है, ये हमारी स्टोरी हो गई है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे उरुक के बारे में, द अर्लियर टेम्पल टाउन। 2 स्लाइड्स पर अभी जो हम डिस्क्रिप्शन पढ़ के आए कि नंबर 1 टाउन्स वो थी जो टेम्पल्स के अराउंड डेवलप होती थी, उरुक वॉज वन ऑफ देम, और भी बहुत सारी होंगी, ठीक है। धीरे धीरे वहाँ पे चीफ्स बनने लग गए, टेम्पल जो थे वो अर्बन इंस्टीट्यूट बन गए। पहले वो छोटे कच्चे स्ट्रक्चर होते थे, अनबेक्ड ब्रिक्स के बने होते थे, बट धीरे धीरे करके वो बड़े बनने लग गए और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी उनके विद इन ही होने लग गया, ठीक है। अब उरुक में भी वही चीफ्स वाली कहानी थी कि कन्फ्लिक्ट्स हो रहे थे अपर स्ट्रीम और लोअर स्ट्रीम को लेके। तो जो चीफ्स थे दे वर कीन ऑन एक्सपेंडिंग देयर इन्फ्लुएंस, वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिया के ऊपर अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। धीरे धीरे करके क्या होता है, सिटी एक्सपैंड होने लगती है एंड लोग क्या करते हैं, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीफ का कन्फ्लिक्ट चलता रहेगा, तो वो क्या करते थे, जो भी एक चीफ बन गया उसी के आसपास आके नीचे रहने लग जाते थे, बिकॉज इवेंचुअली उन्हें थोड़ा बहुत काम करना पड़ता था, बदले में उन्हें ग्रेन्स वगैरह मिल जाते थे, ठीक है। तो वो आसपास रहते थे कि वो सेफ भी रहते थे। एंड एविडेंस के तौर पे 3000 BC के अंदर उरुक का लैंड सिर्फ 250 हेक्टेयर था, जो कि बढ़ के विद इन 200 ईयर्स 2800 BC के अंदर 400 हेक्टेयर्स हो गया था। इतनी एक्सपैंड हो गई थी उरुक, ठीक है।
उरुक इतना एक्सपैंड हो गया था। इसके साथ साथ उरुक की जो चारों दीवारी थी उसके आसपास जो पूरी एक डिफेंसिव वॉल बना दी गई थी ताकि कोई दूसरी सिटी या कोई दूसरा चीफ आके उनके ऊपर अटैक ना कर दे, ठीक है। इसके अलावा जो वॉर कैपिटल्स थे और लोकल पीपल्स थे उनको काम में लगा दिया गया था डायरेक्टली रूलर के अंदर, या फिर टेम्पल का जो भी मेन उनका टेम्पल ही था कि ब्यूटिफिकेशन होता था और टेम्पल के विद इन ही बाकी सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी होता था, ठीक है। इसके अलावा एविडेंस के तौर पे हमें मिला है कि वर्कर्स को रेशन मिलता था, तो ऑब्वियसली टेंपल में जो भी ग्रेन्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होते थे वो सब मिलता था, उसकी लिस्ट हमें मिली है। एंड एविडेंस ये मिला है कि ऑलमोस्ट एक टेंपल को बनाने के लिए 1500 मैन ऑलमोस्ट दिन के 10 घंटा काम किए थे 5 सालों तक, तब जाके एक टेंपल बनाता है ना। तो देख रहे हो कि वो आर्किटेक्चर पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं, लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, साथ के साथ वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, वहीं से लोगों का गुजारा बसर भी हो रहा है, उनको रेशन बांट दिया जाता था, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है अदर फीचर्स ऑफ उरुक दिए गए हैं बेसिकली कि 3000 BCE तक टेक्निकल एडवांसमेंट हो गई थी उरुक में, हमें ब्रॉन्ज के टूल्स देखने को मिलते हैं। अगेन पीछे हम पॉइंट पढ़ के आए थे कि मेसोपोटामिया में ब्रॉन्ज नहीं था, तो ब्रॉन्ज दूसरे एरिया से इंपोर्ट किया जा रहा था, फार डिस्टेंट एरिया से, बहुत दूर के एरिया से, तो ट्रेड चल रहा था, ठीक है। ब्रॉन्ज टूल्स बनने लग गए थे। इसके अलावा जो ब्रिक के कॉलम थे वह रिप्लेस्ड बाय वुडन कंस्ट्रक्शन, वुड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ होने लगा था। नेक्स्ट पॉटर व्हील का हमें यहाँ पे एग्जाम्पल देखने को मिलता है कि इन लोगों ने पॉटर व्हील डेवलप कर लिया था, तो पॉटर्स की वर्कशॉप यहाँ पे हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस के तौर पे मिले हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है सील एंड अर्बन आर्टिफैक्ट। सील के एग्जाम्पल्स हमें बहुत सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी देखने को मिले। सील बेसिकली जो हमारी मॉडर्न डे की स्टैम्प होती है उससे आप कंपेयर करके रख लो कि हम उसको इंक में डिप करते हैं और फिर जहाँ पे भी लगाते हैं वो हो जाती है। तो सील भी वही थे, स्टोन स्लैब्स थी, मतलब ये स्टोन के बने हुए थे विद इंस्क्रिप्शंस या कार्विंग, इनके ऊपर कुछ पिक्चर या सिंबल ऐसा कुछ बना होता था, ठीक है। मेसोपोटामिया में अगर हम देखते हैं तो हमें सिलेंड्रिकल स्टोन सिल्स मिलते हैं, जबकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में रेक्टेंगुलर या स्क्वायर शेप की मिलती थी। ये देखो, ये इस शेप की होती थी, ये सिलेंड्रिकल फॉर्म की होती थी, इसके आसपास दोनों तरफ रोलर होता था। ये देखो इन पे पिक्चर्स बनी हुई है, ठीक है। ये इनके ऊपर क्राव करके बनाई गई है, मतलब गाड़ी गई है, कुरुच कुरुच के बनाई गई है, ठीक है। एंड ये एक क्ले टैबलेट है, इसके ऊपर ये इसको रोल कर देते थे, गीली होती थी तो ये एज इट इज पिक्चर्स इसके ऊपर छप जाती थी, ठीक है, तो स्टैम्प का काम करती थी। अब ये जो सील्स होती थी ये स्किल्ड क्राफ्ट्समैन बनाते थे। ऑब्वियसली आप देख रहे हो कितनी बारीकी है जो भी पिक्चर्स बनाई गई है। एंड काफ़ी बार क्या होता था, इन सील्स के ऊपर ओनर्स के नेम होते थे, उनकी पोजीशंस होती थी, इसी के बेसिस पे हमने काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं। सपोज किसी किंग ने अपना नाम लिखवा दिया है ना। सो या दिस वाज ऑल अबाउट द सिल। एंड सिल का टॉपिक हमें इसीलिए भी अलग से डिटेल में दिया गया है बिकॉज सबसे ज़्यादा एविडेंस के तौर पर हमें सील्स ही मिली हैं, बी इट हरप्पन सिविलाइजेशन या फिर मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। यहाँ तक कि हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की काफ़ी सारी सेल्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर भी एविडेंस जब कलेक्ट कर रहे थे वहाँ पे मिली थी। तो ये एक तरीके से ऑथेंसिटी का मार्क होती थी। जैसे हमारे पास ब्रांड्स नहीं होती है, ब्रांड्स के लोगो बन जाते हैं, इसी तरीके से काफ़ी सारे जो रूलर्स थे उन्होंने टाइम टू टाइम अपनी सेल्स बनवाई थी, उन पे डिफरेंट डिफरेंट डेटा लिखा हुआ था। तो एक तरीके से वही वाली चीज़ें डिपिक्ट करने के लिए ये थी, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट टॉपिक आता है लाइफ इन द सिटी। तो सिटी में लाइफ कैसी थी, तो सबसे पहला पॉइंट दिया गया है इमर्जेंस ऑफ रूलिंग एलाइट। हमें एविडेंसेस जो मिले हैं उनसे हम ये क्लियरली डिपिक्ट कर सकते हैं दैट देयर वाज अ अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। ऑब्वियसली अब चीफ्स पावर में आ गए हैं तो उनके पास ज़्यादा पैसा होगा कंपेयर टू अदर पीपल वर्किंग इन द टेम्पल्स, ठीक है। एविडेंसेस के तौर पे जो कुछ ऐसे हमें बरियल्स मिले हैं जब उनकी ग्रेव्स को निकाला गया तो किंग्स एंड क्वींस की, उनके साथ हमें ज्वेलरी मिली थी, गोल्ड वेसल्स मिले थे, सेरेमोनियल डेगर्स मिले थे, लपीस लजूली जो एक बहुत एक्सपेंसिव स्टोन होता था, मेटल्स होती थी, ये सारी चीज़ें मिली है। एंड इसका एक पॉइंट ये भी होता है दैट वी कैन से दैट मेसोपोटामियंस बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, है ना, कि मे बी वो बिलीव करते थे कि ये सारे चीज़ें उनके साथ इसीलिए बरी की जा रही है कि अगले जन्म में भी उन्हें ये सारी चीज़ें मिले, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है बेस्ड ऑन लीगल टेक्स्ट। अगर हम जो भी हमें लीगल टेक्स्ट या जो भी डेटा मिला है उस पर हम बोल सकते हैं कि मेसोपोटामियन सोसाइटी में यूजुअली न्यूक्लियर फैमिली होती थी। न्यूक्लियर फैमिली मतलब मम्मी पापा बच्चे एंड उनके दादा दादी हो सकते हैं, बट देयर वर नो कॉन्सेप्ट ऑफ जॉइंट फैमिलीज, ठीक है। इसके अलावा वो पैट्रियार्कल सोसाइटी थी, यानी फादर वॉज द हेड ऑफ द फैमिली, ठीक है।
थर्ड पॉइंट में हमें मैरिज के बारे में बताया गया है कि मैरिज बेसिकली एक कॉन्ट्रैक्ट होता था जिसमें ब्राइड के पेरेंट्स का कंसेंट नेसेसरी था, ठीक है। इसके अलावा जब एक तरीके से रिश्ता पक्का होता था तो जो ग्रूम की फैमिली थी वो ब्राइड की फैमिली को गिफ्ट दिया करती थी, ठीक है। एंड जब वेडिंग होती थी तो दोनों पार्टीज़ के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज होते थे, साथ में खाना होता था एंड दे टुगेदर मेड ऑफरिंग्स इन द टेम्पल, ठीक है। इसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये दिया गया है कि जो ब्राइड होती थी यानी दुल्हन को, बेटी को अपने जो फादर की प्रॉपर्टी थी उसके अंदर हिस्सा दिया जाता था, शेयर दिया जाता था। हालांकि जो फादर के जो घर होते थे, हर्ड्स, फीड्स एट्सेट्रा, वो उनके सन्स के थ्रू जाते थे, बट इफ़ दे हैव सम अदर प्रॉपर्टी एट्सेट्रा तो उसके अंदर प्रॉपर शेयर लड़की को भी दिया जाता था, ठीक है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है टाउन प्लानिंग एंड उर। सबसे पहले एक बात अपने दिमाग में यहीं पे बैठा लो दैट उर एंड उरक आर टू डिफरेंट साइट्स या फिर टू डिफरेंट सिटीज़, अलग अलग जगहों पे थी, ठीक है। जो हम इससे पहले पढ़ के आए वो एक उरुक थी जो कि एक टेम्पल टाउन थी जहाँ पे चीफ्स उन्हें कंट्रोल करते थे एंड उन टेम्पल के विद इन ही उनका सारा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा होता था, ठीक है। लेकिन और एक डिफरेंट साइट है जो कि 1930s के अंदर एक्सकेवेट की गई थी एंड इसमें बेसिकली हम इसका प्लानिंग स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, टाउन प्लानिंग पढ़ेंगे, जिसको इवेंचुअली हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर अप कर रहे होंगे, ठीक है। पहले पॉइंट में दिया गया है कि यहाँ की जो स्ट्रीट्स थी वो काफ़ी ज़्यादा नैरो थी, इतनी भीड़ी गलियाँ थी कि उसके अंदर बुलक कार्ट्स तक नहीं जा पाती थी, ठीक है। तो लोग जो अपना डेली सर्वाइवल का सामान होता था जैसे ग्रेन्स या फायरवुड उनको डंकी की बैक पे रख के ले करके जाते थे अपने घरों तक, ठीक है। सेकेंड पॉइंट, एब्सेंस ऑफ टाउन प्लानिंग, इरेगुलर शेप्स थी घरों की। इसके अलावा ड्रेन एंड क्ले पाइप्स इनर कोर्टयार्ड में ही आके मिल रहे थे, यानी घर में जो बाथरूम का पानी है, सीवेज का पानी है, किचन का जो भी वेस्ट है वो सारा इनर कोर्टयार्ड में आके गलियों में चला जाता था, कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज नहीं था। लेकिन अगर इसी पॉइंट को हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हर घर को प्रॉपर प्लानिंग के साथ बनाया गया था, एक पूरी टाउन को प्लानिंग के साथ बनाया गया था, दैट वाज मोहनजोदारो, ठीक है। उनके जो घर थे, उनके जो ड्रेनेज थे वो 90 डिग्री एंगल पे आके इंटरसेक्ट होते थे, यानी घरों का जितना भी पानी होता था किचन से, बाथरूम से, वो सारा एक पतली सी नाली से घर से आता था एंड गली में आके एक मेन नाले से मिल जाता था, ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली कंपेयर टू और के अंदर जो हमने टाउन प्लानिंग देखी वो ज़्यादा हाइजीनिक थे, ज़्यादा मेंटेन थे और ज़्यादा प्लान्ड थे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट ये लिखा गया है कि जो हाउस रूफ थी यानी घर की जो छतें थी वो अंदर की तरफ बेंड थी, तो इवेंचुअली जो बारिश का पानी आता था वो भी उनके कोर्टयार्ड में आ जाता था तो वो पूरा भर जाता था, ठीक है, एंड फिर वो ऐसे ही गलियों में चला जाता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो वहाँ के लोग थे जो उनका हाउस होल्ड रिफ्यूज़ यानी हाउस होल्ड जो वेस्ट होता था उसको ऐसे ही गलियों में फेंक देते थे, मतलब किसी स्पेसिफिक प्लेस पे इकट्ठा करके नहीं फेंक के आते थे, ऐवे ही निकाला और गली के अंदर फेंक दिया, जिससे इवेंचुअली क्या होता था, फ्रॉम टाइम टू टाइम जो स्ट्रीट का लेवल था वो ऊंचा होता जाता था, बिकॉज वो तो रोज़ कचरा फेंक रहे हैं ना, ठीक है। तो उससे इवेंचुअली लोगों को भी अपने घर टाइम टू टाइम ऊंचे करने पड़ते थे, उनका लेवल उठाना पड़ता था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि जो लाइट थी वो विंडोज से ना आकर के डोरवे से आती थी एंड जो उनके घर के दरवाजे होते थे वो अंदर की तरफ खुलते थे कोर्टयार्ड की तरफ, विच बेसिकली हेल्प्ड प्रिवेंट प्राइवेसी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स, ठीक है। अब एक नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें काफ़ी सारी ऐसी ओमन टैबलेट्स मिली है जिनमें ये एविडेंसेस मिलते हैं कि वहाँ के लोग सुपरस्टिशंस यानी अंधविश्वास में विश्वास करते थे, ठीक है। तो पहला यही दिया गया है कि अगर किसी के घर का जो थ्रेशहोल्ड है, बेस है, वो ऊंचा है, रेस्ड है, तो वो पैसे वाले होंगे, पैसे आएंगे। सेकंड ये था कि अगर किसी के घर का जो फ्रंट डोर है, मेन डोर है, वो किसी दूसरे के घर के सामने नहीं खुलता है, तो मतलब सामने किसी और का घर ना हो, इन केस किसी का दरवाज़ा ना हो, तो बहुत ज़्यादा लकी हैं। थर्ड, अगर किसी का मेन डोर बाहर की तरफ खुलता है तो बेसिकली उनकी जो वाइफ होगी शी शुड बी टॉर्मेंट यानी डोमिनेटिंग टाइप होगी, ठीक है। तो ये सुपरस्टिशंस थे, दैट वाज अबाउट उरी। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। तो अभी तक हम दो टाउन्स के बारे में पढ़ के आ चुके हैं, पहली उरुक जो एक टेम्पल टाउन थी, देन उर के बारे में हमने उसकी टाउन प्लानिंग पढ़ी, ठीक है। अब थर्ड आती है हमारी अ ट्रेनिंग टाउन इन पेस्टोरल जोन मरी। ये देखो लोकेशंस में दिया गया है कि यहाँ पे बेबीलोन थी, बेबीलोन का हमें इस चैप्टर में जिक्र नहीं करना है।
नीचे उरुक है इधर, और उरुक के जस्ट नीचे उर है, दो डिफरेंट टाउन है। ये नीचे की तरफ है, लेकिन मरी हमारी यूफ्रेट्स के बिल्कुल अपर स्ट्रीम की तरफ है। ये पेस्टोरल जोन में थी, यानी ये नॉर्दर्न रीजन में थी, वो सारी मेजरली सदर्न रीजन में थी। मरी भी सदर्न रीजन में थी, लेकिन सदर्न के बिल्कुल सबसे ऊपर वाले पार्ट में थी, ठीक है। तो बेसिकली 2000 BC के अंदर जो रॉयल कैपिटल थी मरी की, वो फ्लरिश हुई, यानी ट्रेड स्टार्ट हो गया था, जिसे हम नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। लोकेशन देख लेते हैं, तो यूफ्रेट्स के अपस्ट्रीम, मतलब जहाँ से यूफ्रेट्स स्टार्ट हो रही थी उसके बिल्कुल ऊपर वाले एरिया पे थी, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों ही कम्युनिटीज़ थी, फार्मर्स भी थे और पेस्टोरलिस्ट्स भी थे, लेकिन मेजरली यहाँ पे मैक्सिमम मेजॉरिटी लोग एनिमल्स रियर अप कर लेते, यानी पेस्टोरलिज्म करते थे, ठीक है। अब जो हर्डर्स होते थे वो बेसिकली अपने एनिमल्स, चीज़ या फिर उनका जो भी प्रोडक्ट होता था उसको एक्सचेंज करके बदले में ग्रेन्स और मेटल्स को ले लेते थे और अपना गुजारा कर लेते थे, ठीक है। अच्छा, तो ये एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि मरी की लोकेशन कहाँ थी, और वहाँ पे ज़्यादातर लोग नॉमैड्स थे, पेस्टोरलिज्म को प्रैक्टिस करते थे, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कन्फ्लिक्ट्स इन मरी। जैसे हम पीछे पढ़ के आए थे कि उरुक के अंदर वाटर को लेके डिस्प्यूट होते थे लोगों के बीच में, जो ऊपर रहते थे वो पानी को रोक लेते थे, ठीक है। यहाँ पे मेजर जो कन्फ्लिक्ट्स होते थे वो बेसिकली फार्मर्स और नॉमैड्स के बीच में हो रहते थे। जो शेपर्ड होते थे, मतलब जो गाय शिप्स चराते थे बेसिकली, ठीक है, वो क्या करते थे, लोगों की क्रॉप्स को रुइन कराते थे, फार्मर्स की को, वहाँ पे अपनी जो भी उनके पास एनिमल्स थे उनको ले जाते थे ग्रेज कराने के लिए और उनकी क्रॉप्स को ख़राब कर देते थे, ठीक है। सिमिलरली जो हर्ड्समैन होते थे वो एग्रीकल्चर गुड्स को सीज कर लेते थे, उनको रेड कर लेते थे, लूट लाते थे, ठीक है। इनके रिस्पॉन्स में जो सेटल्ड ग्रुप यानी हमारा फार्मर जो था वो क्या करता था, इन लोगों को, अपने एनिमल्स को एक्सेस नहीं देता था रिवर कैनाल्स के लिए, ठीक है, ताकि वो पानी पीने ना आ सकें। तो ये कन्फ्लिक्ट्स टाइम टू टाइम यहाँ पे चलती रहती थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे समझो तुम, उरुक और मरी के अंदर क्या डिफरेंस है। उरुक यार एक प्लांट सेटलमेंट थी, सॉर्ट ऑफ प्लांट सेटलमेंट थी, बिकॉज वहाँ पे एग्रीकल्चर इकोनॉमी से स्टार्ट हुआ था। धीरे धीरे जो टेम्पल था वो छोटा एरिया होता था, लेकिन फिर वो कॉम्प्लेक्स बड़े एरियाज़ के अंदर डेवलप होने लग गया और वहीं पे एक्टिविटीज़ होने लगी। एंड धीरे धीरे जो चीफ बना वो एरिया को एक्सपैंड करता गया, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपने पास लेके आया, ठीक है। एंड उन्होंने एक डिफेंसिव वॉल तक बना ली थी। तो वो सॉर्ट ऑफ प्लांट सेटलमेंट हम उसे बोल सकते हैं, जो कि एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी से अर्बन सेंटर में डेवलप हुई थी बाय फोकसिंग मेजरली ऑन देयर टेम्पल ब्यूटिफिकेशन, ठीक है। लेकिन मरी जो था, मरी की हमने लोकेशन देखी कि ये इस वाले एरिया में है। पहले उरुक ही डेवलप हुआ था, मतलब मेजरली इधर वाले नीचे वाले एरिया में ही डेवलपमेंट हो रही थी। तो मरी के अंदर क्या हुआ था, मरी के नेचुरल इनहेबिटेंट एज सच कुछ लोग नहीं थे, डिफरेंट ग्रुप्स आ गए थे, कम्युनिटीज़ आ गई थी, ट्राइब्स आ गई थी, वेस्ट से दूसरे एरिया से आ रहे थे। यहाँ पे आके उनकी वो सेटल डाउन होते हैं, उनकी काफ़ी सारी लड़ाइयाँ होती है एंड फिर धीरे धीरे करके वो अपना शासन करते हैं। जैसे कि 4 डायनेस्टीज़ आई, पहले अकेडियंस आए, फिर इनको हरा दिया होगा, कोई और आ गया, फिर आ गए अरमोरीज, फिर आ गए असीरियंस और फिर आ गए अर्मेनियंस, ठीक है। तो उरुक एक प्लांट सेटलमेंट थी, जो वहाँ के लोग थे वो ऑलरेडी जो वहाँ के नेचुरल इनहेबिटेंट थे वही वहाँ के चीफ्स बने और उन्होंने रूल किया। लेकिन मरी एक ऐसी साइट या ऐसी सिटी थी जहाँ पे वेस्ट से दूसरी ट्राइब्स या कम्युनिटीज़ आई थी, जिनके बीच में टाइम टू टाइम कन्फ्लिक्ट्स होते रहते थे एंड वो अपना रूल इस्टेब्लिश करते रहते थे। तो डिफरेंट डायनेस्टीज़ वहाँ पे आई, ठीक है। तो जो किंग थे मरी के, उनको अमोरिट्स बोला जाता था। इनका ड्रेसिंग स्टाइल काफ़ी डिफरेंट होता था वहाँ के ओरिजिनल इनहेबिटेंट से, ठीक है। इसके अलावा दे यूज टू रिस्पेक्ट मेसोपोटामियन गॉड्स, यहाँ तक कि उन्होंने एक डेगन गॉड का टेम्पल भी डेवलप कराया गया था। एंड डेगन गॉड बेसिकली द गॉड ऑफ स्टेपी यानी ग्रास लैंड, बिकॉज ऑब्वियसली वो पेस्टोरलिज्म प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उनका कोई गॉड होगा, उसका उन्होंने टेम्पल भी वहाँ पे डेवलप कराया था। नेक्स्ट पॉइंट में दिया गया है कि जो मरी के किंग्स थे दे यूज टू बी विजिलेंट यानी काफ़ी सतर्क होते थे, बिकॉज ऑब्वियसली हमने पिछली स्लाइड पे देखा कि वेस्ट से ट्राइब्स आती थी और कम्युनिटीज़ आती थी जो वहाँ पे आके कंट्रोल करना चाहती थी। तो ऐसे हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं जो किंग्स और जो ऑफिशियल्स उन पे नज़र रख रहे होते थे उनके बीच एक्सचेंज हुए हैं, जिनमें हर्डर्स की एक्टिविटीज़ जो होती थी उनके बारे में मेंशन किया गया है। तो किंग्स काफ़ी सतर्क रहते थे, बिकॉज ऑब्वियसली कोई दूसरी कम्युनिटी आके दोबारा कंट्रोल वहाँ पे कर सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पेज नंबर 43 के ऊपर द प्लेस ऑफ किंग जिम्बरेलिन करके एक रेड बॉक्स या पिंक बॉक्स के अंदर एक पैरा दिया गया है।
अब इसको यहाँ पे पढ़ाने का मोटिव ये है यार, जो हमारी क्लास 12th की हिस्ट्री है उसमें काफ़ी सारे सोर्स बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जो हमारे एग्जाम्स में भी आते हैं, 6 से 8 नंबर में आते हैं, ठीक है। तो अपनी एक हैबिट डाल दो कि आप 11th क्लास से ही ये सोर्स बेस्ड बॉक्सेस पढ़ोगे, ठीक है। 12th क्लास का जब मैं पढ़ा रही होती हूँ तो उसमें मैं इन डिटेल सारे बॉक्सेस अलॉन्ग विद दर क्वेश्चंस पढ़ा रही होती है जिस तरीके से एग्जाम में आता है। बट यहाँ पे हमें क्वेश्चंस करने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ सोर्स बेस्ड पढ़ लेंगे जितना होगा इंपॉर्टेंट। बट मेक श्योर आप भी थोरो रीड करने की आदत डालो, ठीक है। तो बेसिकली यही दिया गया है कि मरी के एक बहुत ग्रेट राजा थे जिनका बहुत ही आलिशान पैलेस था, ठीक है, द रेजिडेंस ऑफ द रॉयल फैमिली। वहीं पे ही एडमिनिस्ट्रेशन भी होता था, प्रोडक्शन भी इवेंचुअली, जैसे हमने पढ़ी कि जो हमारी वो थी उरुक थी, वहाँ पे टेम्पल के अंदर प्रोडक्शन होता था, वहीं एडमिनिस्ट्रेशन होता था। सिमिलरली मरी के अंदर जो पैलेसेस होते थे वहाँ पे काफ़ी सारा प्रोडक्शन और एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा होता था। और ये जो प्लेस था ये इतना सुंदर था और इतना फेमस था कि नदन सीरिया से एक किंग आए थे स्पेशली इसको देखने के लिए, ठीक है। ऑलमोस्ट इसमें 260 रूम्स थे एंड ये 2.4 हेक्टेयर्स का था। काफ़ी बड़ा बॉक्स है, बस मैंने मेजर इनपुट्स लिख दिए हैं, इसकी इमेजेस भी दी हुई हैं बुक के अंदर, आप देख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो कमिंग बैक टू आवर टॉपिक मरी एज एन ट्रेडिंग सेंटर। तो मैं थ्रू आउट द वीडियो आपको ये बताती हुई आई हूँ कि जैसे उरक एक टेम्पल टाउन था उसी तरीके से मरी एक ट्रेडिंग सेंटर था, ठीक है। तो अभी पिछली स्लाइड्स पे हमने मरी का थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन देखा था कि वहाँ पे जो मेन सर्वाइवल एक्टिविटी थी दैट वाज पेस्टोरलिज्म, ठीक है। तो अब मरी जो होता है वो ट्रेडिंग एरिया पे ज़्यादा फोकस करने लगता है। कैसे करता है, देखो, जो मरी की जो लोकेशन है वो यूफ्रेट्स पे है, वो बिल्कुल प्राइम पोजीशन है, वो बहुत वेल कनेक्टेड है। टर्की, सीरिया, लेबनान, इनसे अगर इन्हें आपस में भी ट्रेड करना है तो मरी से होके गुजरना पड़ेगा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ थी जिन्हें अगर आपस में ट्रेड करना है तो मरी की जो रिवर है या साइट है उससे होते हुए गुजरना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल आज के टाइम पे इजिप्ट के पास सुएज़ कैनाल है, तो जो भी कंट्रीज़ या जिनकी भी बोट्स सुएज़ कैनाल से होके जाती है वो एज अ टैक्स काफ़ी पैसा इजिप्ट को पे कर रही होती है, ठीक है। तो यही सेम सिचुएशन थी मरी की कि भाई ये मरी है और मरी के पास ये लोकेशन है और यहाँ से जितने लोगों को इधर उधर जाना है इधर से होके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब जो भी बोट्स मरी के ऊपर आती थी वो वहाँ पे उनको स्टॉप किया जाता था एंड उनके अंदर जो भी सामान होता था, ठीक है, उस सामान का ऑलमोस्ट 10% एज अ टैक्स ये लेते थे, तब वो शिप पास हो पाती थी, ठीक है। तो जितना बड़ा सामान है उतना ज़्यादा टैक्स ही अच्छे से ले पा रहे होंगे, ठीक है। तो हमें काफ़ी सारे एविडेंसेस मिले हैं कि एक आइलैंड था सिप्रस करके जो काफ़ी दूर के एरिया में था, लेकिन वो जब उन्हें ट्रेड करना होता था किसी दूसरे एरिया के साथ तो मरी होके गुजरते थे। तो वहाँ से कॉपर का ट्रेड हमें यहाँ से देखने को मिलता है, टिन का ट्रेड हमें यहाँ से देखने को मिलता है, ठीक है। सिमिलरली ब्रॉन्ज का मेजर एक रॉ मटेरियल था जो इस मरी वाले जो पोर्ट मान लो या जो भी ये एरिया कहेंगे इसके थ्रू होके गुजरता था। तो ऑब्वियसली इन्हें काफ़ी अच्छा खासा पैसा मिलता था टैक्स की फॉर्म में, भले ही वो गुड्स मिल गए उन्हें कि उन्होंने जो सामान था उसी का 10% रख लिया, ठीक है। सो दैट्स हाउ मरी फ्लरिश्ड एज अ ट्रेडिंग कैपिटल, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है सिटीज़ इन मेसोपोटेमियन कल्चर। तो मेसोपोटेमियन कल्चर के अंदर हमने यही देखने को मिला है कि सिटीज़ को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाती थी, जिसमें काफ़ी डिफरेंट कम्युनिटीज़ और कल्चर्स के लोग साथ साथ रह रहे होते थे, ठीक है। एंड जब सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई तो उनको पोइट्री के थ्रू भी रिकॉल किया गया। एक गल्तबिश की करके आई गेस कुछ पोइट्री दी गई है, इंपॉर्टेंट नहीं थी तो मैंने इंक्लूड नहीं की, बट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड आप उसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है द लेगेसी ऑफ राइटिंग। तो बेसिकली जो ये राइटिंग का इन्होंने लेगेसी बनाया, टाइमली इन्होंने सारे रिकॉर्ड करके देखे। आगे हम एक लाइब्रेरी के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से वहाँ के किंग्स ने भी एफर्ट्स लिए ताकि इन राइटिंग्स को स्टोर करके रखा जा सके एंड वो हमें बहुत सेफ फॉर्म में मिली, ठीक है। तो दैट्स हाउ दे क्रिएटेड लेगेसी ऑफ मेसोपोटेमियंस टू द वर्ल्ड। हमें इतना कुछ उनके बारे में पता चल पाया। 1800 BC के अंदर हमें काफ़ी सारे टैबलेट्स मिले हैं जिनमें मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, कंपाउंड इंटरेस्ट, स्क्वायर रूट टेबल्स, इन सारे चीज़ों के एविडेंसेस मिले हैं। तो ये जितनी भी हम चीज़ें आज पढ़ रहे हैं कहीं ना कहीं हमने इन्हीं सिविलाइजेशन से इनहेरिट की हुई है, ठीक है। वही अगेन जो मैंने आपको पहले बताया था, द डिवीज़न ऑफ ईयर इनटू 12 मंथ्स, उसका मंथ का 4 हफ्तों में, ये सारा मेसोपोटेमिया से आया है, ठीक है। इस सिविलाइजेशन
एक्सटेंड हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, व्हाटएवर द रीजंस वर, या फिर यहाँ के लोग माइग्रेट करके किसी दूसरे एरिया में चले गए। तो बेसिकली हमें ये याद रखना है कि मेसोपोटामियन के बाद अलेक्जेंडर का रूल आता है। जो भी इनके कॉन्सेप्ट्स थे, टाइमिंग था, वो अलेक्जेंडर अडॉप्ट करते हैं और उनके सक्सेसर्स भी उसको कैरी आउट करते हैं। उसके बाद फिर वो रोमन वर्ल्ड तक जाता है, एंड देन टू इस्लाम, एंड देन टू मिडिवल यूरोप। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीज़ें इनहेरिट होकर आ रही होती है। अलेक्जेंडर वगैरह जो भी है हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिक यही याद रखो कि इसकी लेगेसी को इनके आगे आने वाली जनरेशन्स ने भी कंटिन्यू रखा। ठीक है, अब दिया गया है एन अर्ली लाइब्रेरी एंड अटेम्प्ट टू प्रिजर्व टेक्स्ट एंड पोस्ट ट्रेडिशंस। तो बेसिकली यही बताया गया है कि असेरियंस, जो हम एम्पायर पढ़ के आए थे मरी का, उनके जो लास्ट एम्परर थे या किंग थे असुरबनीपाल, उन्होंने ये जो सारा डेटा था अपनी एक लाइब्रेरी बनाई थी अपनी कैपिटल निनवाहा में, वहाँ पे कलेक्ट करके रखा था। ठीक है, तो बेसिकली इन्होंने एक एफर्ट किया था ताकि ये जितनी भी टैबलेट्स इन्हें मिली इससे पहले की, उन सबको हिस्ट्री के ऊपर थी, एपिक्स के ऊपर थी, ओमन में थी, लिटरेचर, एस्ट्रोलॉजी, हाइमेंस, पोएम, इन सबको कलेक्ट करके इस लाइब्रेरी के अंदर स्टोर करके रखा। इन्होंने एक्स्ट्रा स्टेप्स लिए। इन्होंने बेसिकली अपने स्क्राइब्स को ट्रेन किया कि उनकी लैंग्वेज को वो पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, डेसिफर कर पाए। उनको ऑल अराउंड मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन भेजा, वहाँ से वो इन टैबलेट्स को, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करके लाए और इस लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रख दिया। ठीक है, एविडेंसेस के तौर पे ऑलमोस्ट 10,000 टेक्स्ट मिले हैं, जिनमें ऑलमोस्ट 30,000 टैबलेट्स हैं, जिनको डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ग्रुप किया गया। तो ये एक मेजर अटेम्प्ट था अपने टेक्स्ट और अपने पास्ट ट्रेडिशंस को प्रिवेंट करके रखने का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनके सक्सेसर्स भी इतने कैपेबल आए थे कि वो अपने पास्ट को अच्छे से रिकॉर्ड करके रख पाए। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें एक टाइमलाइन दी हुई है, एक बार फटाफट से इसको देख लेते हैं कि 7000 से 6000 BC के अंदर एग्रीकल्चर बिगैन हो गई थी नदन प्लेन के अंदर। ठीक है, उसके बाद 5000 BC के अंदर अर्लीस्ट टेम्पल्स बिल्ड होने लग गए थे। फर्स्ट राइटिंग हमें 3200 BC में मिली थी, किस पे? क्ले टैबलेट्स पे। ठीक है, उसके बाद 3000 BC के अंदर उरक एक बहुत मेजर टाउन बन गई थी एंड ब्रॉन्ज टूल का यूज़ हो गया था, यानी कि ट्रेड अच्छे तरीके से चल रहा था बिकॉज ब्रॉन्ज किसी दूसरे एरिया से लाया गया था। ठीक है, इसके अलावा 2700 BC के आसपास अर्ली जो किंग्स थे उनकी पोएम्स लिखी जाने लगी थी, जो मैं गिलमेश वाला आपको बता रही थी, आप देख सकते हो, छोटा सा पैराग्राफ है। ठीक है, 2600 के अंदर क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट डेवलप कर ली थी। क्यूनिफॉर्म क्या था? अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, सिलेबल आई थी। उसके बाद 2400 में जो सुमेरियन यहाँ की अर्लीस्ट लैंग्वेज थी उसको रिप्लेस कर दिया था अकेडियन ने। ठीक है, इसके बाद 2370 BC के अंदर अक्कड़ जो एम्पायर था वो आ गया था। ठीक है, इसके बाद 2000 BC के अंदर जो क्यूनिफॉर्म राइटिंग थी वो मेसोपोटामिया से बाकी एरियाज़ के अंदर स्प्रेड हुई थी, फॉर एग्जांपल सीरिया, टर्की एंड इजिप्ट। ठीक है, एंड साथ के साथ ही मरी और बेबीलोन, दो टाउन्स भी एज अ अर्बन सेंटर इमर्ज होने लग गए थे मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन में। ठीक है, नेक्स्ट है 1800 BC के अंदर मैथमेटिकल टेक्स्ट कंपोज किए गए थे, उनकी हमें टैबलेट्स मिली है। एंड सुमेरियन अब बोलनी भी बंद हो चुकी थी, राइटिंग में तो रिप्लेस कर ही दिया था, लेकिन सुमेरियन एक तरीके से अब एक्सटेंड हो जाती है। ठीक है, 1100 BC के अंदर असीरियन किंगडम आता है और यहाँ के जो लास्ट राजा थे उन्होंने ही एक क्या बनाई थी? लाइब्रेरी, जो भी हम पीछे पढ़ के आए हैं। ठीक है, इसके अलावा 1000 BC के अंदर आयरन के यूज़ के हमें एविडेंसेस मिलने लग जाते हैं। नेक्स्ट एसेरियन एम्पायर आता है। ठीक है, एंड रूल ऑफ असुरबनीपाल, जो भी हम लास्ट स्लाइड पे पढ़ के आए हैं। इसके अलावा 331 BC के अंदर अलेक्जेंडर जो होते हैं बेबीलोन को कॉन्कर कर लेते हैं एंड यहाँ से हमारा ईरानियन एम्पायर आता है। ठीक है, फर्स्ट सेंचुरी CE के अंदर अकेडियन एंड क्यूनिफॉर्म अभी भी यूज़ के अंदर थे एंड 1850s के अंदर इनको डेसिफर किया जाता है एंड यहाँ पे एक्सकेवेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो या हैव वी केम टू द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप लेक्चर पसंद आया हो। अगर इससे आपको थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है, मैंने बहुत एफर्ट्स लिए कि मैं कम से कम टाइम में सारे डेटा को कंपाइल करके आपको पढ़ा सकूं। सो प्लीज़ मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू इन नेक्स्ट। बाय बाय।